हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं सप्लाई एनालिसिस। हम लोग ने पहले किया डिमांड एनालिसिस, उसके बाद हम लोग ने किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस क्या था? व्हाट वाज डिमांड एनालिसिस? हम लोग कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से कितना प्रोडक्ट डिमांड करता है, एट व्हाट प्राइस, हाउ मच क्वांटिटी ही इज विलिंग एंड एबल टू परचेज, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड एनालिसिस। व्हाट इज सप्लाई एनालिसिस? हम लोग प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। एक प्रोड्यूसर या एक सेलर एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना ऑफर कर रहा है फॉर सेल, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, उसको सप्लाई एनालिसिस बोलते हैं। The study of supply is as important as the study of demand. Supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specific goods and services that is available to a seller. एक seller के पास कितना available है sell करने के लिए, हम लोग उसको बोलते हैं supply. The total amount of goods or services available for sell at any specified time, at any specified price. ये प्राइस पे मैं कितना क्वांटिटी सेल करने के लिए विलिंग हूँ एंड एबल हूँ। ठीक है, आई एम विलिंग टू सेल 100 यूनिट्स, बट मेरे पास 100 यूनिट्स होने भी तो चाहिए स्टॉक में। जितना मेरे पास स्टॉक है उससे ज़्यादा मैं सेल ही नहीं कर सकता हूँ। राइट एवरीवन। अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। आउटपुट मतलब जितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं पूरे साल में, जितना भी हम लोग ने मैन्युफैक्चर किए गुड्स, प्रोडक्शन किया, उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट मतलब क्या? कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। वो टाइम पे हम लोग ने इकोनॉमी में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है। ठीक है, प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन होगा। इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स, हम लोग ने इनपुट्स डाला, प्रोडक्शन बाहर आता है मशीन में से। ठीक है, अभी स्टॉक, स्टॉक कितना है मेरे पास, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आई एम हैविंग विथ मी टू ऑफर फॉर सेल, उसको हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विथ अ सेलर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। क्या है? हम लोग का सप्लाई का सोर्स क्या है? तो हमारा स्टॉक है। हमारे पास जितना स्टॉक है हम उतना सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। मेरे पास स्टॉक ही नहीं है तो मैं सप्लाई क्या करूँगा? तो विदाउट स्टॉक मैं सप्लाई कर सकता नहीं हूँ। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड्स सप्लाई। नॉर्मली क्या होता है? स्टॉक जो होता है वो सप्लाई से ज़्यादा है। मेरे पास सपोज स्टॉक 100 यूनिट्स है तो मेरा सप्लाई 70, 80 या 90 होता है। मैक्सिमम 100 हो सकता है, 100 से ज़्यादा मैं सप्लाई कर सकता नहीं हूँ। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, नहीं, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। स्टॉक जो होता है वो फिक्स रहता है, इनइलास्टिक रहता है। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश एटसेट्रा, स्टॉक मे बी इक्वल टू सप्लाई। क्योंकि पेरिशेबल गुड्स में अगर वो स्टॉक जितना भी है मैंने पूरा सप्लाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, लॉस हो, उससे अच्छा जितना है सब बेच दो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल गुड्स सच एज फर्नीचर, गारमेंट्स, स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई। ड्यूरेबल गुड्स में क्या होगा? मैं जितना मेरा स्टॉक है वो स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा रख सकता हूँ। अब सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। Supply of commodity X was 100 units at the price of 20 rupees each for a given period of month. टाइम आया, प्राइस आया, ठीक है, और क्वांटिटी आया। Meaning the word supply implies the various quantities of commodity offered for sale
मैं कितना ऑफर कर रहा हूँ सेल के लिए, ठीक है, ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। ये प्राइस पे ये टाइम पे मैं कितना ऑफर कर रहा हूँ सेल करने के लिए। इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस, दो चीजें आती है, ठीक है। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई क्या है? फ्लो, क्योंकि वो कंटिन्यूस होता रहता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द फर्म्स प्रोड्यूस, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, बेचने के लिए मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ ईयर। डेफिनेशन: सप्लाई refers to the relationship between the market price and the amount of goods that the producer are willing to supply. प्राइस है 10 रुपीज़, तो हम कितना ऑफर कर रहे हैं। प्राइस हुआ 20 रुपीज़, तो हम कितना ऑफर कर रहे हैं। प्राइस हुआ 30 रुपीज़, तो हम कितना ऑफर कर रहे हैं, उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं, ठीक है। सप्लाई स्केड्यूल, जैसे हम लोग ने डिमांड स्केड्यूल किया था, अलग अलग प्राइस पे एक इंडिविजुअल बायर कितना डिमांड कर रहा था। सिमिलरली सप्लाई स्केड्यूल में अलग अलग प्राइस पे सप्लायर या सेलर या प्रोड्यूसर कितना ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए, उसको हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं। एक इंडिविजुअल था। मार्केट डिमांड स्केड्यूल, मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स है सबका टोटल। सिमिलरली मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, जितने भी मार्केट में सेलर्स है, प्रोड्यूसर है, सबका टोटल कर देंगे। वेरी सिंपल, एकदम ईजी है, सेम एज डिमांड, ठीक है। डिमांड हमें अगर अच्छे से आ रहा है तो हम सप्लाई भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग प्राइसेस पे हाउ मच क्वांटिटी अ प्रोड्यूसर और सेलर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल, इसका एक टेबुलर फॉर्मेट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। प्राइस 10 था तो 100 यूनिट्स, प्राइस 20 हुआ तो वो 200 यूनिट्स दे रहा है, प्राइस 30 हुआ तो वो 300 यूनिट्स दे रहा है, प्राइस 40 हुआ तो 400 यूनिट्स दे रहा है, प्राइस 50 हुआ तो 500 यूनिट्स दे रहा है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वो सप्लाई भी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। टेबल 4.1 explains the functional relationship between the price and quantity supplied of a commodity. Lower the price, lower the quantity supplied. अगर प्राइस कम होगा तो सप्लायर जो होगा वो कम सप्लाई करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लायर भी क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करने को विलिंग हो जाता है, ठीक है। डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड में प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा था, और प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम था। यहाँ पे उल्टा है, प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, वो जो हम लोग ने टेबल देखा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्राइस 10 100, 20 200, 30 300, 40 400, 50 500, सबके पॉइंट्स मैच करके एक कर्व ड्रॉ किया। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या है? इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, पॉजिटिव स्लोप पर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। सप्लाई कर्व एसएस दिख रहा है, ये एसएस सप्लाई कर्व है। स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बोले तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये हम लोग ने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आता है मार्केट सप्लाई। मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स है सबका टोटल जब हम लोग लेते हैं तो हमको मार्केट सप्लाई मिलता है। वेरी सिंपल,
प्राइस 10 था, ए बी सी तीनों को मिलके 600 यूनिट सप्लाई हो रहा है। प्राइस 20 था, ए बी सी तीनों का मिलके 900 यूनिट्स हो रहा है। प्राइस 30 हुआ, तीनों का मिलके 1200 यूनिट्स हो रहा है। प्राइस 40 हुआ, तीनों का मिलके 1500 यूनिट्स हो रहा है। प्राइस 50 हुआ, तीनों का मिलके 1800 यूनिट्स हो रहा है। ए बी सी तीनों सेलर का हम लोग जब टोटल लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, मार्केट सप्लाई। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स का एग्जांपल दिया है, 4 है तो 4 का लो, 5 है 5 का लो। यहाँ पे सेम वो जो टेबल था वो प्लॉट किया हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सप्लाई हुआ। जैसे हमने डिमांड में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड किया था, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ता है या कम होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ेगा। एक सेलर ज़्यादा सप्लाई करने को विलिंग होगा या कम सप्लाई करने को विलिंग होगा, कौन से फैक्टर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो, मैं एक सेलर हूँ तो मुझे ऑब्वियस प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा, प्राइस कम मिलेगा तो मैं कम सप्लाई करूँगा, राइट। देखो, प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, अपना सप्लाई भी बढ़ा दूंगा। लेकिन मुझे प्राइस कम मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, अपना सप्लाई भी कम कर देता हूँ। प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस। Thus there is a direct relationship between the price and quantity supplied. Okay? State of technology क्या है? State of technology. Technological improvements reduce the cost of production. अगर टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई तो उसकी वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, विच लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फटाफट होगा, एंड उसकी वजह से मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ द फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज, मेरा फैक्टर प्राइस मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? मेरा सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। सप्लाई क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है, लाइट्स, पावर्स, कम्युनिकेशंस, ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अगर ये सब बेटर अवेलेबल है तो हम लोग ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे, अगर ये सब चीज़ें बेटर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कम सप्लाई कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस। उससे क्या होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट होता है एज वेल एज सप्लाई भी अफेक्ट होता है। अगर वो फैसिलिटीज़ का शॉर्टेज है, ठीक है, तो डिक्रीज इन द सप्लाई हो जाएगा, हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा अगर शॉर्टेज है तो। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, फेवरेबल मतलब सेलर के हित में, उसको कुछ बेनिफिट हो, उसको फ़ायदा हो, उसके लिए थोड़ा इजी हो जाए, वैसी अगर हमारी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की तो उससे सप्लाई एनकरेज होगा। लेकिन अगर अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है तो क्या हो जाएगा? सप्लाई डिस्करेज हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या आता है? तो टैक्सेशन आता है, सब्सिडी आता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता है, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के वजह से सप्लाई होता है डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स। उसके बाद आता है नेचुरल कंडीशंस, जैसे कि रेन, वेदर, ये सब अगर कंडीशंस प्रॉपर अवेलेबल है तो हम लोग प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएंगे। प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो हमारा सप्लाई भी अच्छे से होगा। लेकिन नेचुरल कंडीशन अगर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो हम प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से हम सप्लाई भी नहीं कर पाते। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द नेचुरल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अ गुड मानसून, अगर मानसून अच्छा होगा, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा तो उससे गुड हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग अच्छा होगा तो हम लोग सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। विल इंक्रीज, सप्लाई क्या बढ़ जाएगा? विल इंक्रीज। अगर लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन है तो हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है एवरीवन। उसके बाद 7th पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट
प्राइस। हम लोग ने डिमांड में भी ये पॉइंट किया था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। हम अगर सोचते हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, आई एम ए सेलर, ठीक है, आज प्राइस 10 रुपीज है, आज प्राइस कितना है 10 रुपीज है, 15 रुपीज हो गया, तो मैंने सप्लाई बढ़ाया, सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे किसी ने बोला सर कल उसका प्राइस 20 रुपीज होने वाला है, तो मैं आज जो बेचने वाला था वो भी मेरा सप्लाई कम हो जाएगा, वो भी मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आज बेचूंगा, आज मैं सप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, द प्रोड्यूसर में विथहोल्ड द स्टॉक, प्रोड्यूसर क्या करेगा, स्टॉक बचा के रखेगा, विल रिड्यूस द सप्लाई, ही विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अदर फैक्टर्स में आता है नेचर ऑफ द मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो मैं सब सप्लाई कर दूंगा, मोनोपोली है तो मैं सप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर मैं एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ पे सप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है तो मैं फटाफट सप्लाई करूंगा, नहीं अवेलेबल है तो कम सप्लाई करूंगा। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, तो अब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इकोनॉमिक्स में आपको 3 लॉ है, उसमें से कोई भी 2 आने वाले हैं, इसके लिए इसको हम लोग 5 स्टार क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ लिखने का एक फॉर्मेट है विच आई ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखने के बाद आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, उसके बाद स्केड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, एजम्पशंस। अगर आपको सिर्फ एजम्पशंस पूछे है तो एजम्पशंस तक ही लिखना है। इफ यू हैव आस्क्ड फॉर एक्सेप्शंस तो एक्सेप्शंस भी लिखना ज़रूरी है। अभी एक चीज़, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्री डिसएग्री में पूछे जा सकते हैं। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, तो आपको लिखना है डिसएग्री, वी डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, देयर आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, और फिर सारे एक्सेप्शंस आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फेवरेट लॉ के साथ। तुम लोग बोलोगे सर हर आंसर स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं हमारा फेवरेट, क्योंकि इट्स इकोनॉमिक्स, इट्स होल माय फेवरेट। ठीक है, द लॉ ऑफ सप्लाई इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड. It was introduced by Professor Marshall in his books Principle of Economics, which was published in 1890. The law explains the functional relationship between the price and quantity supplied. क्या है वहाँ पे functional relationship between price and quantity, demand था, यहाँ पे quantity supplied है. Other things being constant, क्या है? According to Professor Alfred Marshall, other things being constant, higher the price of a commodity. क्या है? हायर द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, लेस इज क्वांटिटी सप्लाइड. मतलब प्राइस जितना ज्यादा होगा सप्लाई उतना ज्यादा, प्राइस जितना कम होगा सप्लाई उतना कम. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सिंबॉलिकली, सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स. सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर. ठीक है, एक्स का प्राइस ज़्यादा तो एक्स का सप्लाई भी ज़्यादा, एक्स का प्राइस कम तो एक्स का सप्लाई भी कम. अभी मैं तुम लोग को एजम्पशंस करा देते हैं. हाँ, अभी देखो ये लॉ एप्लीकेबल करना है. अगर हमको लॉ क्या बोल रहा है? प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम. ठीक है, ये लॉ अगर हमें एप्लीकेबल करना है तो कुछ धारणाएं, कुछ एजम्पशंस हमको माइंड में लेने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट है. देखो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ही है. हमारा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम होगा. लेकिन लॉ क्या बोलता है? सप्लाई कब कम होना चाहिए? जब प्राइस कम हो रहा है.
तो लॉ अगर ये वाला एप्लीकेबल करना है तो हमको हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रखना होगा। क्या रखना होगा? कांस्टेंट। इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द सेलर, देयरफॉर द लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। ठीक है। फिर कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, अच्छा टेक्निक हमारे को मिल गया, तो हम लोग फटाफट प्रोडक्शन कर पाएंगे। प्रोडक्शन फास्ट होगा तो उसके वजह से सप्लाई भी फास्ट होगा। लॉ क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ना चाहिए। क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ना चाहिए। लॉ एप्लीकेबल करना है तो हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज होना चाहिए नहीं। इट इज ऑल्सो assumed that the technique of production does not change. Improved technique of production may lead to increase in production. This in turn may lead to an increase in the supply at the same price. Same price पे भी ज़्यादा supply हो सकता है। Third, no change in weather condition. It is assumed that there is no change in the weather condition. Natural calamities आया like flood, earthquake, etc. तो उससे क्या होगा? हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो सकता है। लॉ बोलता है प्राइस कम होगा तो ही सप्लाई कम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। ठीक है। उसके बाद नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। It is also assumed that the government policies like taxation policy, trade policy, etc. remain unchanged. अगर गवर्नमेंट ने कुछ फेवरेबल चेंज लेके आया तो हमारा सप्लाई बढ़ सकता है। लॉ क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ना है। लॉ एप्लीकेबल करना है तो हम लोग को एजम्पशन नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है। फिर नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में इंक्रीज सप्लाई एट द सेम प्राइस। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सुधर गई, अच्छी हो गई, तो हम ज़्यादा सप्लाई करने लगेंगे सेम प्राइस पे भी। लेकिन लॉ क्या बोलता है? सप्लाई कब बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ जब प्राइस बढ़ेगा। इसके लिए हमको क्या है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। दूसरे गुड्स का प्राइस चेंज हो गया तो भी हमारा सप्लाई इफेक्ट हो जाएगा। Price of other goods are assumed to remain constant if they change the law of supply may not hold true because producer may transfer the resources to other products. मैं एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा कि उसका प्राइस चेंज हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो मैंने अपने रिसोर्सेज यहाँ से निकाल के दूसरे गुड्स में डाल दिए, दूसरे प्रोडक्ट्स में डाल दिए, तो इसका तो प्राइस सेम है, फिर भी इसका सप्लाई कम हो जाएगा। लॉ क्या बोलता है? प्राइस सेम हो तो सप्लाई कम नहीं होना चाहिए। लॉ एप्लीकेबल करना है ना, तो अदर गुड्स के भी प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होने चाहिए। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सेलर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज क्या करेगा? एग्जिस्टिंग ज़्यादा प्राइस पे भी कम सप्लाई करेगा, फ्यूचर के लिए गुड्स होल्ड करके रखेगा। इसके लिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? नो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। The law also assumes that the seller does not expect future price changes in the price of the product. ठीक है, law is explained। अभी हमको यहाँ पे law explain किया है। law क्या बोल रहे हैं? सिंपल सी चीज़, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। वही चीज़ आपको सप्लाई स्केड्यूल में पता है। प्राइस 10 था, सप्लाई 100, प्राइस 20 हुआ, सप्लाई 200, प्राइस 30 हुआ, सप्लाई 300, प्राइस 40 हुआ, सप्लाई 400, प्राइस 50 हुआ, सप्लाई 500। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस अगर कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। ठीक है, अभी आते हैं डायग्राम पे। सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारा ऐसे सप्लाई कर्व, प्राइस 10, 100, 20, 200, 30, 300, 40, 400, 50 एंड 500, ये सारे पॉइंट्स प्लॉट किए, और उसको जब हम लोग ने लोकस ऑफ पॉइंट मैच किया तो हमको ऐसे सप्लाई कर्व मिलता है जो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई कर्व ऐसे स्लोप्स अपवर्ड, देखो अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच हैज अ पॉजिटिव स्लोप। क्या मिल रहा है उसका? पॉजिटिव स्लोप। इज इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी
सप्लाइड। ओके एवरीवन, तो इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है। हमारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।